कर देता है। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम प्रिज्म है। प्रिज्म जो है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अहम टॉपिक है और प्रिज्म के बारे में 10th में जनरल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लेकिन हम आज इसको प्रिज्म को एक एक्सप्रेशन के टाइप से पूरा पढ़ेंगे। ठीक, तो 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5 नंबर के अलावा 2 मार्क्स में भी आ जाता है। अगर सपोज 5 नंबर में सवाल नहीं आया तो आपको 2 मार्क्स में भी पूछ देगा। कैसे पूछेगा? तो कभी कहेगा डेविएशन निकाले एंगल, कभी कहेगा आपको प्रिज्म का एंगल निकाले, कुछ इस तरीके से दे देगा आपको, बस कहेगा मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन निकाले। तो इन चीज़ों पे हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें कि प्रिज्म के बारे में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग प्रिज्म कैसे बनता है, हम लोग का सवाल ये है। क्या होता है वो बात है कि लाइट को डाइवर्स करता है, कन्वर्स करता है, लाइट को बेंड करता है, लाइट को आवे करता है नॉर्मल पॉइंट से। तो इन चीज़ों को ये किताब भाषा है, लेकिन ये कहेंगे कि प्रिज्म बनता कैसे है, तो किसी को आइडिया है प्रिज्म कैसे बनता है? वो तो उसका काम हो गया कि कोई लाइट आता है, वो तो काम हो गया। प्रिज्म बनता कैसे है? प्रिज्म दिखता है आपको 3 डायमेंशनल दिखता है, यानी कि जैसे दिखेंगे सब तरफ से वैसे ही दिखेगा, लेकिन बनता कैसे है प्रिज्म? बता भी तो हम बताते हैं आपको प्रिज्म कैसे बनता है कि 2 रेक्टेंगुलर सरफेस मिलकर, सपोज जैसे ये रेक्टेंगुलर सरफेस है कि नहीं, इसका लेंथ और ब्रेथ भी है, तो दो रेक्टेंगुलर जो सरफेस है, और कैसे सरफेस? रिफ्रैक्टिंग सरफेस कि लाइट को आर पार कर दे। तो 2 रेक्टेंगुलर सरफेस लेंगे और वो दोनों रेक्टेंगुलर सरफेस कैसा होना चाहिए? रिफ्रैक्टिंग होना चाहिए। तो 2 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कॉम्बिनेशन से लेंस का निर्माण होता है। एक आपके पास ये सरफेस है, ठीक है, और दूसरा सरफेस ये है, दोनों रेक्टेंगुलर है, एक जैसा है, जो रिफ्रैक्टिंग भी है, यानी लाइट आर पार कर सकता है। जिधर से भी देखेंगे आपको वैसा ही दिखेगा, 3 डायमेंशनली दिखेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग प्रिज्म बनता कैसे है, तो हमारे पास दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों सरफेस को, आपका प्रिज्म का निर्माण करेगा। तो ये जो दोनों, ये जो एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका प्रिज्म का एंगल है। यानी इस सरफेस को मिलाते हैं तो ये एंगल बनेगा नहीं बनेगा, वो आपका प्रिज्म का एंगल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल माय डियर बच्चों, प्लीज गिव द फुल कंसंट्रेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ प्रिज्म। ठीक, चलिए हम लोग प्रिज्म बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, ज्यादा इसमें नहीं जाइए। ठीक है, हम लोग प्रिज्म बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका प्रिज्म हो गया जिसमें 2 सरफेस है, और वो दोनों सरफेस कैसा है? रेक्टेंगुलर। यानी जैसे मान लीजिए AB एक सरफेस है, AB एक सरफेस है, और दूसरा सरफेस है आपका AC। जब ये सरफेस और ये सरफेस आपस में मिलेगा तो ये कौन सा एंगल शो करेगा? आपका कौन सा एंगल है? प्रिज्म एंगल है। यानी आपका जो A जो है, आपका कौन सा एंगल है? आपका प्रिज्म एंगल है। ठीक, चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो अब ये AB सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है, मतलब लाइट का आर पार आराम से कर सकता है। ये AC भी आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लाइट को आर पार आराम से कर सकता है। और दोनों लाइट जब आस पार करेगा तो कोई जो है बेंड करेगा और कोई आपका अवे करेगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये रेयर है, ये डेंसर है, फिर ये रेयर है। आपको पता है कि आप लोग पढ़े भी होंगे, जब लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो आपका नॉर्मल टू द पॉइंट से क्या होता है? बेंड कर जाता है। और जब डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास अवे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। नॉर्मल टू द पॉइंट के अवे हो जाएगा, दूर भाग जाएगा, आइए उसके करीब जाने लगेगा। चलिए, अब प्रिज्म जब लेते हैं तो सवाल ये है कि हमारे पास प्रिज्म जब लेंगे तो ये बात कैसे समझेंगे कि प्रिज्म जो है 3 डायमेंशन होता है। ये सब चीजें किताब में आपको नहीं मिलता है, आपको पढ़ लीजिएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि यार कैसे समझेंगे इस बात को। कभी आप कहेगा, अगर हम आपको बोले कि प्रिज्म जो है इससे ऐसे यानी कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, दो रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, और उसके बाद ये 3 डायमेंशनली होता है, तो कोई बच्चे ये सवाल करेगा ना कि सर 3 डायमेंशनली कैसे होता है? उसका जवाब ये है कि जब लाइट आप पार करेंगे, उसका जवाब देंगे कि कैसे आपको पता चलेगा। तो जैसा लाइट आप इंटर करेंगे, फाइनल वैसा ही लाइट जैसा आपने इंटर किया था, तो 3 डायमेंशन में आपको एक ही जैसा दिखेगा सब चीज। यानी जैसा लाइट दिए और फाइनली आपको लाइट निकलेगा वैसा ही जैसा दिए थे, इसलिए कहा गया 3 डायमेंशनल है। अब लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं। तो देखिए, किसी पॉइंट से आपको लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, चाहे इधर से लाइट दीजिएगा तो फाइनल रिफ्रैक्शन, चाहे इधर से लाइट दीजिएगा तो फाइनल आपके ऊपर रिफ्रैक्शन।
तो इधर से दीजिएगा तो जैसा होगा, और उधर से दीजिएगा तो जैसा होगा, दोनों तरफ का फाइनल रिफ्लेक्शन एक ही जैसा होगा। तो हम लाइट इधर से भी दे देते हैं। चलिए हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी पॉइंट से यानी किसी पी पॉइंट से लाइट को हम क्या करते हैं, आप इंसिडेंट करवाते हैं, मतलब लाइट को आपने इंसिडेंट करवाया। जब लाइट इंसिडेंट करेगा, जब लाइट सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, आपको पता ना कि जब अब ये आपका कौन सा मीडियम है, रेयर है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है, ये कौन सा है, रेयर। तो जब लाइट रेयर से डेंसर की जब लाइट इंसिडेंट करेगा सरफेस पे, तब क्या बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन। अभी जब लाइट सरफेस पे टकराता है तो हम सबसे पहले कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, हम सबसे पहले नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन हम लोग क्लिक कर लेते हैं, जो इस सरफेस के 90 के बराबर, यानी नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन आप इस पे आप दिखा देते हैं, कोई दिक्कत। अब जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड होगा कि अवे होगा, मतलब लाइट इसकी तरफ इसी की तरफ मुड़ जाएगा, यानी इधर ना भागकर उसकी तरफ करीब आ जाएगा, मतलब आपको लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए दिखेगा। लाइट आपको कैसा दिखेगा, रिफ्लेक्ट करते, मतलब आपका जो है लाइट जो है ऊपर में जाकर इसकी तरफ हो गया। देखिएगा आप लाइट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लाइट आपका ये है, लाइट आपको एक्चुअल में जाना चाहिए था, आपको कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, लाइट आपको एक्चुअल में आपको ऐसे जाना चाहिए था, बस मेरे बात, लाइट ऐसे जाना था, लेकिन लाइट से एक्चुअल लाइट से क्या हुआ, बेंड किया कि नहीं कर गया, इसकी तरफ मुड़ा कि नहीं मुड़ा, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। ये आपका जो है आने वाली लाइट और नॉर्मल टू द पॉइंट के बीच में क्या होगा, एंगल होगा, ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमारे पास नॉर्मल टू द पॉइंट और रिफ्रैक्शन के बीच में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। बस समझ रहे आप लोग, या तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने P के बाद Q पॉइंट ले, अब बात आता है कि ये पॉइंट हमने R ले लिया, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। अब इस सरफेस का तो इंसिडेंट रिफ्रैक्शन देख लिए, अब इस सरफेस की हम बात करते हैं। तो कहता क्या, इस सरफेस के लिए आने वाली लाइट कौन है, इस सरफेस के लिए, जैसे फर्स्ट सरफेस के लिए AB के लिए ऑब्जेक्ट लेके इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन देख लीजिए। AB के लिए आपके पास AB के लिए जो है इंसिडेंट है आपका PQ, और रिफ्रैक्शन कौन सा आपका QR। इस सरफेस के लिए AB सरफेस के लिए आने वाली लाइट ये है और जाने वाली लाइट ये है। अब बात करते हैं आपके लिए AC सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए आने वाली कौन है, जो AB के द्वारा दिया गया जो रिफ्रैक्शन है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा, है ना। आपको बोले भी थे जहां इसकी पहचान खत्म होती है तो इसकी शुरुआत होती है, मतलब आपके पास इस यानी इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे आपका QR होगा। जब ये लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट करेगा तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन, यानी इसके अलाउंग 90 डिग्री बनाएंगे। यानी आपने इसके अलाउंग 90 डिग्री बनाया, ठीक। ये जहां दोनों टच करेगा वो आपका E पॉइंट ले लिया हमने। अब देखिए इस सरफेस के लिए आने वाली लाइट ये है इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन है कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद जब होगा, यानी ये लाइट किस मीडियम से आ रहा है, किस मीडियम से आ रहा है, डेंसर से आ रहा है, तो जब नॉर्मल तो ये अवे होगा कि नॉर्मल टू द पॉइंट होगा, मतलब इसकी तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा, नीचे, क्योंकि नॉर्मल टू द पॉइंट है, ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो उसी को जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ताकि एक बार बेंड हुआ तो एक बार अवे होगा। बात समझे कुछ, यानी ये लाइट आपके पास ऐसे आ रहा था, तो अगर इधर मुड़ेगा तो नॉर्मल टू द पॉइंट की तरफ जा रहा है ना, बेंड कर रहा है, मतलब अवे का मतलब क्या, नॉर्मल टू द पॉइंट से दूर भाग रहा है, मतलब नीचे कर रहा है। क्लियर है बात। कुल मिलाकर ये हुआ कि जैसा लाइट आपने इंसिडेंट किया था फाइनली आपने वैसा ही लाइट पाया, ठीक है। जितना ये बेंड करेगा उतना ही ये अवे करेगा, क्योंकि इसके लिए जितना लाइट बेंड हो रहा है इसके लिए उतना ही लाइट अवे भी होगा। इसीलिए कहा गया कि जैसा लाइट आप देते हैं प्रिज्म पे फाइनल रिफ्रैक्शन वैसा ही होता है जैसा आपने इंसिडेंट करवाया था। इसलिए ये एंगल आपका ये इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट ये है, रिफ्रैक्शन ये है। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट ये है, रिफ्रैक्शन ये है।
लेकिन एंगल आपका सेम लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको दो सरफेस है, इसलिए सरफेस 1 को दिखा दिए, ये इस सरफेस 1 का इंसिडेंट, इस सरफेस 1 का रिफ्रैक्शन, इस सरफेस का हो गया 2 और 2 दिखा दिए, यानी इस सरफेस के लिए इंसिडेंट, इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन। यानी फाइनल प्रिज्म से ये मालूम चला कि हमारे पास जब लाइट इंसिडेंट किए थे तो जितना एंगल से इंसिडेंट किया था, फाइनल जो रिफ्रैक्शन आपको आया वो आपका उतना ही एंगल से रिफ्रैक्शन भी आएगा। इसलिए कहा गया कि जितना एंगल इसका होगा उतना एंगल इसका होगा, लेकिन ये इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है, ठीक बात। एंगल दोनों सेम, इसलिए नाम सेम रखे हैं और सरफेस अलग अलग। करना क्या चाह कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास प्रिज्म जो बनता है, लाइट देते हैं तो किस नेचर का लाइट आपको दिखता है, सेम नेचर का दिखता है तो प्रिज्म कहलाएगा, और सेम नेचर का नहीं दिखेगा तो प्रिज्म नहीं कहलाएगा। और सेम नेचर का लाइट देगा सेम कहलाएगा, इसका मतलब आपका बॉडी 3 डायमेंशनल भी है, एक ही जैसा रहेगा। नेचर बोल के डायरेक्शन है सर। हाँ, नहीं क्या चीज? नेचर बोल के डायरेक्शन, नेचर में लाइट का डायरेक्शन अवे हो रहा है कि बेंड हो रहा है, वही ना। हाँ। तो अब ये यहाँ पे नॉर्मल टू द पॉइंट के अवे लग रहा है नीचे की तरफ, अगर इधर होता तो अवे से स्टार्ट वो अवे पे खत्म हो गया, ठीक। चलिए अब दूसरी चीज इसमें ये है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, सब बातें हम लोग कर चुके हैं। अब एक बात ये है कि यहाँ पे देखा गया क्या कि लाइट में एक्चुअल इतना आपको इंसिडेंट करना चाहिए, ऐसे इंसिडेंट करना चाहिए, बेंड कर गया इतना, तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाइट डेविएट कर गया, ये लाइट अपने पास से डेविएट कर गया, कुछ ना कुछ चेंज कर गया लाइट। अब फाइनल जो रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, हम लोग इसका दिखा देते हैं। इसका मतलब है कि अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट किया, ये डेविएशन एंगल है। डेविएशन एंगल क्या होता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट कर गया, वही एंगल डेविएशन एंगल कहलाएगा। क्लियर है बात? अब सवाल जैसे पैदा होगा, सर प्रिज्म कैसे बनेगा, दूसरा सवाल पैदा होगा, सर हम कैसे, क्रिटिकल एंगल उसको कहते हैं जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 90 यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाए, यानी आपके पास जिस समझ गए सर, याद आ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल तो है नहीं हमारा, आगे चले। अब इस डायग्राम से आपको 3-4 चीज निकालना पड़ेगा जो आपको 12th क्लास में एग्जाम में आता है। 5 नंबर में नहीं आएगा, 5 में आएगा तो पूरा बनाना पड़ेगा जितना हम पढ़ाएंगे। 2 नंबर में आएगा तो कैसे पूछेगा वो भी बता देंगे क्लास के लास्ट में। चलिए इसमें 3-4 चीजें निकालना पड़ेगा। जैसे आपको फाइंड करना पड़ेगा कि प्रिज्म एंगल निकालिए, निकालना पड़ेगा कि हमारे पास डेविएशन एंगल निकालिए, कहेगा कि पूरे प्रिज्म में कितना डेविएट कर गया एंगल वो भी निकालिए, फिर कहेगा पूरे प्रिज्म का लाइट में कितना चेंजेस हो गया पूरे प्रिज्म में, उसको निकालिए। तो 4 चीजें निकालना है और बड़ा आसान है, एकदम बहुत इजी है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट टफ है, मतलब कॉन्सेप्ट टफ है लेकिन समझाएंगे एकदम इजी वे में, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सारे कॉन्सेप्ट आपको देते रहेंगे। अब सवाल से पूछते रहिए जो डाउट्स आएगा, ठीक। आगे चले, चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, सबसे पहला निकालना पड़ेगा कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रिज्म। कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रिज्म, कितना डेविएट होता है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से ये लाइट कितना डेविएट होगा, तो यही डेविएशन एंगल है, ठीक है। अभी हमको प्रिज्म का एंगल निकालना है। थोड़ा सा बात का ध्यान देते हुए करिएगा बात क्या कि प्रिज्म एंगल तो यहाँ पे ऐसे शो करता है कि नहीं जी। अभी बाबू क्लास चल रहा है, आपको जो भी डाउट आएंगे आप हमसे पूछ लीजिएगा, जो भी बातें हैं बाद में भी कर सकते हो। क्लास आपका ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए दोनों के लिए चल रहा है, सो प्लीज मस्ट बी केयर कि आप बड़े हैं आप लोग। आप प्रिज्म एंगल की बात करें, एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ दिखता है, यानी दोनों लाइन क्लिक होगा। अब देखेंगे यार प्रिज्म एंगल जो बनता है ये किस किस पॉइंट को टच कर रहा है, इसको और आर को टच कर रहा है, ये दोनों पॉइंट किसको टच कर रहा है, ई को। ठीक है सुनिए, तो हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हमारा क्यू हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक ई हो गया। अभी सर, हाँ अभी ई इसके पीछे में है ना, तो हमको इस यानी प्रिज्म के लिए आपको सारा पॉइंट देखना पड़ेगा जो खत्म पे है। जैसे इसके लिए ये इंड है, ये तो पूरा सरफेस है ना, इस सरफेस से स्टार्ट हुआ यहाँ पे काम हो रहा है, इस सरफेस से यहाँ काम हो रहा है। आप इस समय सबसे इंड एक पॉइंट पोजीशन है ना, सारे इंड को आपको कैसा लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है,
तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग के पास, आपके पास आपको चतुर्भुज लग रहा है कि नहीं, चारों भुजा। तो आपने पढ़े होंगे कि चारों भुजा कितने के बराबर होता है, 360। तो दो भुजा किसके बराबर होगा, 180। ये सब पढ़े हुए थे क्लास में। तो देखिए आपके पास ये भी एंगल है, ये भी है कि नहीं। तो देखिए अब सवाल क्रिएट होगा कि सर हम वही नाम क्यों लेंगे, दूसरा नाम क्यों ना नाम लेंगे, बाद में बात करेंगे। उसका जवाब भी हमारे पास है, इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल एंगल ए क्यू ए या ए क्यू ई आर में क्वालिटी चतुर्भुज का हम जो एंगल देख रहे हैं वो ये है। अब इसमें लिखेंगे जब चार कोण का जोड़ 360 के बराबर है तो दो कोण का जोड़ किसके बराबर होगा, तो a प्लस ई बराबर हो जाएगा 180 के, यानी ये कोण बराबर ये कोण प्लस ये कोण किसके बराबर है, 180। सवाल क्रिएट होगा कि सर यही दोनों नाम क्यों लिए, इसके अलावा ये और इसका नाम क्यों नहीं लिए। यस सर, सवाल है, वो कौन उसके बराबर होगा, उसको छोड़ दीजिए। एक मिनट, क्या क्वेश्चन। सवाल ये है कि सर आप जो लिए हैं 180 जो है, इसमें सिर्फ यही नाम और यही नाम क्यों लिए, ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था। सामने का कोण 180 डिग्री होता है सर, ऐसे सामने का कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक सामने का 180, ये सामने 180 के बराबर होता है, हो गया। और दूसरी बात ये है, एक और आपको नया चीज समझ लीजिए, फिजिक्स का मैथ के हिसाब से बहुत सही आप लोग बोले, सामने एंगल जो 180 को काटता है यानी 180 को काटेगा कि नहीं। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि देखिए इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कोई एंगल डिस्टर्ब हो रहा है, ये सिंगल एंगल है कि नहीं, पता होगा। टी पॉइंट पे भी सिंगल एंगल है, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन क्यू पॉइंट पे आपको बहुत सारा एंगल है जो कुछ पता है, जो जैसे मान लीजिए मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें तो इस पॉइंट को इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए आपको ये और ये लेनी है, आपका दोनों कॉन्सेप्ट आपको लाई करेगा। तो आप जानते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 180 माइनस ई। चलिए अभी आपको अभी जान रहे हैं, पूरा प्रिज्म नहीं दिख रहा है, अभी तो सिर्फ दो ही का बात हुआ है। अब देखिए अब इन दोनों की बात करेंगे, किन दोनों की, क्यू आर की। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्यू है और ये आर है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर आप जो है ई एंगल ही क्यों ले रहे हैं, आप ए भी ले सकते थे। तो ए, अब यहाँ पे आपके पास ए लेने के लिए ये लाइन क्लिक करना पड़ता कि नहीं, डी वाला, यानी ये वाला, जिसमें ये एंगल आपको पता ही नहीं है ना, ये एंगल आपको पता है, और ई के लिए आपको ये एंगल मालूम है R1 और ये एंगल आपको मालूम है, मालूम कि नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग को ई पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए कभी भी डिस्टर्ब हो, दोबारा अगर नहीं सीख पाओगे तो जिंदगी में नहीं सीख पाओगे इस चीज को, मेहनत फिर से दोबारा आधा घंटा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये क्यों लिए वो क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसमें एंगल मालूम नहीं था, इसमें एंगल हमको मालूम है। अब कैसा लग रहा है, ट्रायंगल लग रहा है नहीं लग रहा है, इन ट्रायंगल क्यू ई आर। तो आपको पता है कि ट्रायंगल का ऐड कितना होता है, त्रिकोण का जोड़ 180 के बराबर, यानी कि आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस E इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 180, और ये माइनस E कर दीजिएगा, तो R1 प्लस R2 और 180 माइनस E के जगह पे क्या ले सकते हैं, ए, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बराबर हो गया दो रिफ्रैक्शन एंगल के जोड़ के बराबर, यानी दोनों रिफ्रैक्शन का जोड़ जितना होगा वही उसका क्या होगा, आपका एंगल का एंगल होगा, ठीक। समझ आया बात, ये समझ में आ गया सर क्यों हुआ, ये ऊपर वाली लाइन ए वाली लाइन क्यों नहीं ली, इसका रीजन पता चल गया, क्योंकि इसमें एंगल नहीं मालूम है, इसमें एंगल मालूम है, तीनों को जोड़ के लिख दिए, बात खत्म। अब दूसरा हम लोग को पता करना है, टॉपिक का नाम है, दूसरा टॉपिक कौन सा है इसके अंदर में, टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ओह सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ये मिस्टेक R1 R2 क्लियर है, डाउट कोई डाउट बचा हुआ है, ठीक है। आप बी में पता करेंगे, टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इट कंप्लीट अपॉन। तो आपको यहाँ पे दूसरा टॉपिक में क्या मालूम करना है कि हमारे पास फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन,
ठीक है। अब हमारे पास देखिए जैसे एक कॉन्सेप्ट ये भी है, सुनिएगा बात। अगर इस प्रिज्म को देखा जाए तो कहते हैं 3 डायमेंशन है। तो अगर इधर से इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये आपको फाइनल रिफ्लेक्शन दिख रहा है जो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा है। तो ये कह सकते हैं कि ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा है वैसा ये भी है, जैसा ये है वैसा ये भी है, ठीक है। इसलिए हमने सेम नाम ले रखा है। और पहले सरफेस के हिसाब से 1 2 कर दिया है। सरफेस 1 को शो कर रहा है और ये सरफेस 2 को शो कर रहा है। अब हम लोग को मालूम करना है एंगल ऑफ डेविएशन। यार एक बात बताइए, डेविएशन आपको कहाँ दिखता है, कहाँ दिख रहा है? डी पॉइंट पे। यानी एक आपका एक लाइन ऐसे है आपका, ठीक है, एक लाइन ये बीच वाली लाइन ये वाली लाइन है, और एक लाइन कैसे आपका ये ऐसे है कि नहीं? ये डी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। एंगल अब देखिए इसमें ये वाली जो लाइन है, यानी ये वाली लाइन हो गया, नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन हो गया आपका एक्चुअल पाथ ऑफ लाइन हमारे पास। तो ये एंगल आपको कुछ नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है। आप देखिए, आप जानते हैं कि इसमें बाहर का एंगल कौन सा शो कर रहा है? डी पॉइंट। डी पॉइंट तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा, एन लिख लेंगे, एन एंगल क्यू डी आर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है यानी कि एंगल ऑफ डी बराबर होगा सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल, है कि नहीं? लिख दिए। अब बात पता करना है सर कि हमको तो क्यू एंगल तो पता ही नहीं है। पता है आपको? क्योंकि ये जो लाइन है थोड़ा दिखेगा, ये वाला लाइन ये काली वाली लाइन, ये वाला ब्लू वाला जो लाइन ये वाली लाइन। अब ये एंगल आपको मालूम है? ये एंगल मालूम है यार? नहीं मालूम है। तो जब मालूम है तो मालूम करना पड़ेगा मेरे को। तो मालूम करेंगे तो पहले क्यू निकाल लीजिए, पहले आर निकाल लीजिए। चलिए बात करते हैं फॉर एंगल क्यू। फॉर एंगल क्यू की बात करेंगे। तो जब एंगल क्यू की बात करेंगे तो देखिए तो एंगल क्यू कहाँ है? ठीक है सर, इस पॉइंट पे है, यानी ऐसे में, और ये नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन, ये आपका ये हो गया। डायग्राम बना लिया, इस पॉइंट का डायग्राम बना लिया, इस पॉइंट का। ठीक, आपके पास ये जो एंगल है वो कौन सी एंगल है? I1। ये आपका कौन सा एंगल है? Q की। और ये आपका R1 एंगल है। यहाँ तक कोई डाउट है दोस्त? इस डायग्राम में अगर देखेगा तो आपके पास Q एंगल निकालना है तो इसमें बाहर का एंगल कौन दिख रहा है? I1। इंटरनल एंगल कौन दिख रहा है? ये और ये दिख रहा है ना? तो इस पॉइंट के लिए आपका बाहर का एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल I1 है, और I1 बराबर होगा सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल। मतलब यानी कि आपके पास आपको क्या बराबर होगा? यानी कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल। मतलब पहले हमारे पास ये R1 है और दूसरा एंगल क्या हमारे पास? Q है हमारे पास। ठीक है, तो डेल्टा क्यू ही हमको फाइंड आउट करना है, यानी ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डेल्टा क्यू है, तो चलिए डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? I1 माइनस, यानी ये इधर चला जाएगा R1। डेल्टा क्यू की वैल्यू मालूम चला। उसी तरीके से हम लोग को दूसरा एंगल मालूम करना है R का। अब देखिए R एंगल किधर है? इस पॉइंट पे है। मतलब आपके पास ये ऐसा लाइन है, आपके पास ये ऐसा लाइन है, फिर ये नॉर्मल टू द पॉइंट लाइन है, आपको ये R पॉइंट है, ये आपका I2 है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या होगा हमारे पास? कुछ नहीं। तो देखिए इसमें एंगल जो हमारे पास है फॉर एंगल R के लिए बात करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन है? I2, यानी बाहरी एंगल बराबर होता है R2 प्लस R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? I2 माइनस, आपको IR की वैल्यू पता चलेगा, इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। नाउ डेल्टा D बराबर डेल्टा Q प्लस डेल्टा R। डेल्टा यानी एंगल D, सॉरी एंगल D कितना हमारे पास? डेल्टा। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद डेल्टा एंगल Q की जगह क्या लिखेंगे? I1 माइनस R1 प्लस R की जगह I2 माइनस R2। पता चला हमारे पास यार ये कि चोर चोर मशेरा भाई, यानी I1 I2 को एक साथ लिख लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। तो यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो सारा प्लस में हो जाएगा R1 प्लस R2। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख दीजिएगा? ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया हमारे पास। ऐसे भी आप लिख सकते हैं डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2।
क्लियर हुआ बात? यस सर। क्लियर है बात? अगर डाउट रहा करे, पहले इस एंगल से ये लिखा, जिसमें हमको ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, इस एंगल को ऐसे निकाले और इस एंगल को ऐसे निकाले, दोनों की वैल्यू पुट कर दिए इसमें और लिख दिया ऐसे। तीसरा हमारे पास है टू फाइंड द डेविएशन, डेविएशन का मतलब यही, टू फाइंड द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। अब पूरे प्रिज्म का डेविएशन पता कर। प्रिज्म, पूरे प्रिज्म में क्या हो रहा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ फाइनल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एस्नेल साहब ने। तो आप एस्नेल लॉ का सबको फॉर्मूला मालूम है कि वी नो दैट, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे I1 जितना एंगल होगा, ठीक है, उतना I2 एंगल भी होगा। हम दोनों को हमें कॉमन लिख सकते हैं कि I1 अगर x है तो I2 भी x ही रहेगा। बस हो रहा लोग। अगर मान लीजिए अगर जितना एंगल ये, अगर 50 डिग्री एंगल है सपोज, ये भी 50 से होगा, यानी कि I1 की जितनी वैल्यू है, जितना एंगल है, उतना I2 का भी होगा, और जितना हमारे पास R1 की वैल्यू होगा उतना R2 की वैल्यू होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम लोग लगा देंगे एस्नेल लॉ का नियम, ठीक। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, समझकर आप यहाँ पर तीन जो है एंगल पढ़े हैं, जैसे आपने प्रिज्म एंगल पढ़े हैं, A बराबर R1 प्लस R2 पढ़े हैं, ठीक है। याद रखने के लिए आपने डेविएशन एंगल पढ़े हैं, I1 प्लस I2 माइनस A, या ये पढ़े डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस, ठीक। आप यहाँ पर देख लिए ये सब एंगल बराबर है। तो हम लोग ये कंडीशन पढ़े हुए हैं कि वी नो दैट, ये नहीं लिख रही, याद करने के लिए, अपने दिमाग में रखने के लिए। चलिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं कि वी नो दैट एस्नेल लॉ का हम लोगों ने लॉ जानते हैं कि म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। तो आप इफ स्मॉल एंगल कर देंगे, एंगल स्मॉल, इफ एंगल स्मॉल, तो साइन I किसके बराबर हो जाएगा? I के सिमिलर होगा, बराबर नहीं कर सकते, सिमिलर होगा I के, और साइन R सिमिलर होगा R के, यानी कि म्यू बराबर साइन I की जगह I R हो गया। तो I बराबर क्या हो जाएगा? म्यू R, ठीक है। आपके पास एक बार 1 पुट कर दिए पहला सरफेस, एक बार 2 पुट कर दिए दूसरा सरफेस, ठीक। अब दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को एक बार इसमें पुट कर देंगे और एक बार इसमें पुट कर देंगे। तो हमको क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है, ठीक है, डेविएशन निकालना है। तो हमारे पास पता है फॉर्मूला। नाउ वी नो दैट कि डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। तो डेल्टा बराबर I1 की जगह पे म्यू R1, I2 की जगह पे म्यू R2 माइनस A। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि म्यू दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो म्यू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 माइनस A। तो डेल्टा बराबर म्यू R1 प्लस R2 किसका फॉर्मूला है? एंगल ऑफ प्रिज्म का, मतलब A लिख दीजिएगा माइनस A। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? A। तो बच जाएगा क्या इसमें? म्यू माइनस 1। ये आपको एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के द्वारा पैदा होगा, ठीक। दो डेविएशन है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। प्रिज्म के द्वारा ये वाला है और किसी लाइट के बेंड की वजह से हमारा ये वाला है। चलिए हम लोग चौथा है, लास्ट है हम लोग का, चौथा है हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी कि कितना टोटल बदलाव रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। चलिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ठीक है, 5 पॉइंट जी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 पॉइंट टोटल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सब लोग जानते होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला का। वी नो दैट कि म्यू बराबर क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R, यानी हमको I और R मालूम करना है। according to प्रिज्म एंगल, अकॉर्डिंग टू प्रिज्म एंगल आपने पढ़े होंगे A बराबर R1 प्लस R2, ठीक।
आपने पढ़े होंगे a बराबर r1 प्लस r2। आप r1 की जगह r लिख दीजिए, r2 की जगह पे r लिख दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2r, r बराबर क्या हो जाएगा a/2। अब बोल रहे थे सलाम, क्लियर हुआ। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो है डेविएशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, डेल्टा प्लस a बराबर होता है i1 प्लस i2। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये पढ़े हुए हैं। तो डेल्टा प्लस a, i1 की जगह पे i लिख दीजिए, i2 की जगह पे i लिख दीजिए, तो डेल्टा प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 2i। i को रहने दिया, 2 को बट्टे में लेंगे तो i बराबर क्या हो गया डेल्टा प्लस a/2। इन दोनों की वैल्यू को एसएनएल लॉ में फॉलो पुट कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। देन तब क्या होगा कि म्यू बराबर क्या होता है साइन i अपॉन साइन r। तो म्यू बराबर हो गया साइन i की जगह पे रख देंगे साइन i की जगह पे डेल्टा प्लस a/2 2 अपॉन साइन a/2। यही सवाल आपका प्री बोर्ड में आया था। वो डेविएशन। हाँ देखिएगा सवाल में इस तरीके का, तो आपका आगे ठीक है। आप लोग को आप जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा और कमेंट पे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।